चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने फैराडेज लॉ देखा था। फर्स्ट लॉ क्या था फैराडे का कि द वेट ऑफ substance deposited is directly proportional to the amount of electricity we are providing. चार्ज, ठीक है। या फिर W is equals to Z into Q, या फिर Q की जगह IT पुट कर सकते हैं अपन, तो W is equals to ZIT, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ था आपका, ठीक है। सेकेंड लॉ हमने क्या पढ़ा था? क्या था सेकेंड लॉ? कि अगर हमने कोई दो सेल में या दो से ज्यादा तीन सेल भी हो सकते हैं, मैंने क्वेश्चन तीन सेल वाला दिया था जहाँ पे तीन अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट थे, तीनों अलग अलग डिपोजिशन होता है, एक में सिल्वर डिपॉजिट होता है, एक में कॉपर डिपॉजिट होता है, एक में जिंक डिपॉजिट होता है, राइट। तीनों अलग अलग टाइप के सेल थे, बट तीनों में सेम करंट जा रहा था क्योंकि तीनों सेम आपके सीरीज में थे, राइट। तो अगर दो या दो से ज्यादा सेल सीरीज में होते हैं, देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, आप W1 ले लो एक का, दूसरे का W2 ले लो, इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट वेट, मतलब उनका रेशियो, ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट क्या था? एटॉमिक वेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट मेटल रिक्वायर टू रिड्यूस इट। अगर Na पॉजिटिव को मुझे रिड्यूस करके Na बनाना है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? एक। Mg2 पॉजिटिव को रिड्यूस करके मुझे Mg बनाना है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। तो यहाँ पे n का वैल्यू वही है। ऐसे अपन किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। हाँ, एटॉमिक वेट पता होना चाहिए ऑब्वियसली। हाँ, 28 के 20 के बाद, हाँ थोड़े कॉमन के याद रखो, जैसे जिंक हो गया, है ना, निकल हो गया, प्लैटिनम का जरूरत नहीं पड़ेगा इसका। चलो ये पहला क्वेश्चन देंगे, सबसे बन गया। हाँ, हमेशा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो क्वेश्चन ट्राई किए हो? हाँ, इसमें क्या किया क्वेश्चन में? हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शंस। पहला था 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव को आपको Al में कन्वर्ट करना, राइट। अब एक Al3 पॉजिटिव को Al में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड 3 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अगर 1 मोल होगा तो आपके इलेक्ट्रॉन भी 3 मोल हो जाएंगे। हमको पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 96,500 कूलम होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 इंटू 96,500 कूलम। ये फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा। हाँ, 3 फैराडे भी लिख सकते हो, और अगर चार्ज बोला तो फाइनल कूलम में निकाल दो, ठीक है, चले, ठीक है। सेकेंड वाला पार्ट ये हो जाएगा। सेकेंड वाला कॉपर 2 पॉजिटिव है ना, कॉपर 2 पॉजिटिव को कॉपर बनना है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 फैराडे कूलम, ठीक है। और ये नहीं बन रहा था ना, बन गया। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा पहले आपको कि Mn का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। यहाँ पे तो चलो दोनों को ऑक्सीडेशन स्टेट पहले से दिया था, +3 को 0 लाना है, +2 को 0 लाना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। बट यहाँ पे हमको Mn का डायरेक्टली दिख नहीं रहा, तो पहले Mn का मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। लेट इट बी x, तो x +4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -1। ऊपर -1 है ना चार्ज, MnO4 -1, तो ये हो जाएगा आपका x -8 इज इक्वल्स टू -1, या x इज इक्वल्स टू +7। हाँ, +7 से +2 जाना है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो इसका हो जाएगा 5 फैराडे। क्लियर है? हाँ, इसमें किसी को डाउट? सर फैराडे में आंसर छोड़ सकते हैं कि पूरा लाना पड़ेगा? मैं तो बोलूंगा फाइनल वैल्यू कूलम में लिखना चाहिए फाइनल आंसर, ठीक है। बट अब जैसे स्कूल में आप लोग को बता रहे, अगर फैराडे बोल रहे तो लिख सकते हो, क्योंकि नंबर उन्हीं को देने थे, ठीक है। क्लियर है? बट एक मल्टीप्लाई तो करना, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे। अब देखो यहाँ पे फैराडे बोला है, तो आप इसका आंसर फैराडे में लिख सकते हो। अब पीछे क्या बोला था? कूलम में। हाउ मच चार्ज, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, चार्ज का यूनिट फैराडे नहीं है, ये याद रखना ना, चार्ज का यूनिट तो कूलम ही है, तो बेटर है कि आंसर कूलम में ही रहे तो अच्छा है, ठीक है। और इसमें आप फैराडे में लिख सकते हो कि बोला भी है कि इन टर्म्स ऑफ
फैराडे आपको बताना है कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगने वाली है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट बता रहा हूँ, सेकंड नहीं बताऊंगा, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम मुझे डिपॉजिट करना है फ्रॉम मॉल्टन CaCl2। आप अगर CaCl2 को मॉल्टन फॉर्म में लेके इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आपके पास दो आयन आते हैं, एक Ca2 पॉजिटिव और एक आपके पास आएगा 2Cl नेगेटिव। Cl2 नेगेटिव क्या होता है, 2Cl नेगेटिव, राइट। बैलेंस इक्वेशन, मतलब मुझे अगर 20 ग्राम चाहिए, अगर आप इसको देखोगे ना तो बेसिकली आपको एक Ca2 पॉजिटिव में अगर दो इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं तब जाके Ca मिलेगा। रिएक्शन यही होगा। मतलब कि अगर मुझे 40 ग्राम एक मोल यानी 40 ग्राम डिपॉजिट करना है तो आई नीड 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्री करते हैं? या आपका 2 इलेक्ट्रॉन, पूरे इक्वेशन को मैंने मोल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक मोल Ca2 पॉजिटिव आयन 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा तब जाके 40 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट होगा। यहां तक क्लियर है सबको? मतलब 40 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट करने के लिए आई नीड 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस और नो? इसलिए ये इक्वेशन बहुत जरूरी है, हमें क्लियर, ठीक है। तो 40 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए 2 फैराडे चाहिए, तो मुझे तो 20 ग्राम ही चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए आई नीड 2/40 फैराडे एंड फॉर 20 ग्राम आई नीड 20/40 into 2 फैराडे। मतलब बना है, दिख भी रहा है ना, 40 फैराडे के लिए, सॉरी 40 ग्राम के लिए 2 फैराडे चाहिए, तो 20 ग्राम के लिए 1 फैराडे चाहिए होगा। वो आ भी गए कैलकुलेशन करके। क्लियर है? इसका सेकंड पार्ट कर लेंगे। मुझे आंसर किसी का आया तो बता दो, मैं बता देता हूँ। कितना आ रहा है? 4.44 फैराडे आया है, ठीक है, 4.44 फैराडे। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी is required in coulomb for the oxidation of 1 mole of H2O to O2? उसका क्या होगा? हाँ, यही बता। देखो H2O में आपके दो आयंस हैं, H पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव, ठीक है। तो आपको देखो एक O2 नेगेटिव को रिड्यूस करने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो ये तो इलेक्ट्रॉन देगा, H पॉजिटिव H2O को मुझे क्या करना है, O2 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन, H2O का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, देखो ये आपका ऑक्सीडाइज होके बन जाएगा H2 और हाफ O2, ऐसे ही होगा। एक ही मोल बोला है ना, इसलिए मैंने वाटर को एक लिया है। हालांकि ऐसे कभी अपन रिएक्शन लिखते नहीं है हाफ O2 ना, क्योंकि हाफ O2 कुछ होता नहीं, मॉलिक्यूल या तो 1 होगा या तो 2 होगा, राइट। नहीं, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन में 1 मोल ही पूछा है, ठीक है, इसलिए मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ उसको, ठीक है। अब देखो O2 नेगेटिव, ठीक है, इसको अगर ये हाफ O2 बनता है मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। O2 नेगेटिव है ना, O2 नेगेटिव को अगर O बनना है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ही O बना है, राइट। तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा तब वो आप जाके हाफ O2 बन पाएगा, राइट। मुझे O2 तो कन्वर्ट करना है ना, समझ रहे हैं? मतलब 1 मोल H2O के लिए आई नीड 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तभी तो ये निकलेगा ना। तो ये आपका 2 फैराडे हो जाएगा। इसके टर्म से फैराडे में निकालना है, कूलम में निकालना है, तो 2 into 96 कर देंगे। हाँ बस, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल रहे तो माइनस इलेक्ट्रॉन निकल रहे ना, हाँ माइनस अंदर ही लिखे, -2 नहीं -2 फैराडे क्यों लिखेंगे? अल्टीमेटली चार्ज तो इतना ही फ्लो कर रहा है ना, चार्ज तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करेगा, वो माइनस प्लस क्या हो गया, वो तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव ही है, ठीक है। तो सेकंड वाला भी ऐसे बन जाएगा, FeO को Fe2O3 में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, O का -2 है, तब तो ओवरऑल 0 चार्ज आएगा ना FeO का। और यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, और यहाँ माइनस है ना। एक्चुअली ये फेरस ऑक्साइड है, ये फेरिक ऑक्साइड है ना, पढ़े ना फेरस एंड फेरिक। तो आपको आयरन के +2 को +3 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। 2+ तो अगर 3+ बनना है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, कुछ ऐसा आएगा ये रिएक्शन।
अगर आपको 1 मोल के लिए चाहिए तो आपको एक ही इलेक्ट्रॉन लगेगा, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन ही लगने वाला है, यानी कि अगेन 96,500 होगा। क्लियर है? चलो इसके बाद हाँ, a solution of nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrodes using a current of 5 ampere for 20 minutes. What mass of nickel is deposited at the cathode? अब यहाँ पे आपको निकल का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। क्या होता है निकल का एटॉमिक मास? 50, एक्चुअली 58.7 होता है या फिर 59 बोलिए। ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ कितना कर अपन पास कितना करंट कर रहे हैं? 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, तो चार्ज निकल जाएगा I इंटू टी करके, कितना आ जाएगा? 5 इंटू 20 इंटू 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना मिनट को, कितना हो जाएगा? 1200 और इंटू 5 6000 कूलम, ऐसा कुछ होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है मुझे? इतनी इलेक्ट्रिसिटी मतलब इतना चार्ज तो हम पास कर रहे हैं। निकल का इक्वेशन क्या होगा? देखो निकल आपका होता है Ni2 पॉजिटिव, ये जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब बनेगा Ni, राइट? जस्ट लाइक कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक भी ऐसे ही होगा। निकल Ni2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब निकल बनेगा। इस रिएक्शन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर मुझे 1 मोल निकल बनाना है, यानी कि मुझे अगर 58.7 ग्राम निकल बनाना है, तो आई हैव टू सप्लाई 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आया इस इक्वेशन से यही समझ में आ रहा है? 1 मोल है ना ये, 58.7 ग्राम मतलब मोलर मास ऑफ निकल 1 मोल। तो अगर 1 मोल, पूरे इक्वेशन को मोल से मल्टीप्लाई कर दो, इफ आई हैव 1 मोल ऑफ निकल आयन आई नीड 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 2 फैराडे ऑफ चार्ज, तब जाके 58.7 ग्राम निकल डिपॉजिट होगा। ये तो मुझे पता है, ये स्टैंडर्ड है, ये कभी चेंज नहीं होगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? एटॉमिक मास सबका कांस्टेंट रहता है, तो ये इक्वेशन कांस्टेंट है। हर बार आप निकल में अगर 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तो 58.7 ग्राम निकल डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड में। कौन से इलेक्ट्रोड में? कैथोड की एनोड? कैथोड में, क्योंकि ये पॉजिटिव आया ना, इट विल मूव टुवर्ड्स कैथोड। ठीक है, तो ये फिक्स है। बट हमारे क्वेश्चन में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी तो इतना कूलम ही दिया हुआ है, तो अपन स्टार्ट यहीं से करेंगे, ये अपना बेस है, राइट? तो 2 फैराडे यानी कि 2 इंटू 96,500 कूलम 58.7 ग्राम निकल डिपॉजिट करेगा। ये लिख सकते हैं, 59 लिख सकते हैं, कैलकुलेशन इजी हो रहा है तो 59 लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 6000 कूलम के लिए कितना लगेगा? तो 58.7 अपॉन 2 इंटू 96,500 इंटू 6, 1 के लिए इतना होगा, फिर आपको 6000 के लिए निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6000। क्लियर है? ये नहीं बना क्या अभी? ठीक है, समझ गए? ये नहीं बना था, तो बनाए नहीं थे, आपसे नहीं बना ना ये। हाँ, कैलकुलेशन, हाँ 59 लेके करेगा तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा। ठीक है, अब वो तो ऐसा है कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी कैलकुलेशन फास्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन था। द 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ABC containing solutions of ZnSO4, AgNO3 and copper sulfate respectively are connected in series. A steady current of 1.5 ampere was passed through them until 1.45 gram of silver deposited at the cathode of cell B. How long did the current flow? What mass of copper and zinc were deposited? क्वेश्चन समझ में आया सबको? भले बना नहीं होगा पर क्वेश्चन समझ में आया कि हमने 3 सेल रखे हैं, A, B and C। A में आपका ZnSO4 है, तो यहाँ जिंक डिपॉजिट होगा, कैथोड में वही जाएगा ना, जिंक डिपॉजिट होगा। फिर यहाँ पे आपका AgNO3 है, यहाँ पे सिल्वर डिपॉजिट होगा, और थर्ड बीकर में आपका कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होगा। तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट करके रखा, तो तीनों में करंट सेम जा रहा है, दैट इज 1.5 एम्पीयर। ठीक है, अब करंट उतनी देर तक देना है जितनी देर में 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हो जाए। अभी तक अपन को टाइम देता था, करंट देता था, पूछता था कितना डिपॉजिट हुआ है, तो हम W निकाल रहे थे, समझे? अब W दे दिया है, टाइम निकालने बोला है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है?
पहला चीज तो ये कैलकुलेट करना कि कितना टाइम तक करंट देंगे कि 1.45 ग्राम ऑफ निकल सॉरी सिल्वर डिपॉजिट हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपको उतने टाइम में ये दोनों कितने डिपॉजिट हुए ये निकालना है। दिस इज फैराडे सेकंड लॉ, W1 by W2 is equals to E1 by E2, ऐसे करके अपन निकालेंगे, पर पहले टाइम निकालना पड़ेगा। हाँ, W is equals to ZIT, यही अपना फॉर्मूला है, ठीक है ना। पहले W is equals to ZQ था, W is equals to ZIT, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब देखो W मुझे पता है कि मुझे सिल्वर का 1.45 ग्राम चाहिए, राइट। Z नहीं पता है, ठीक है, इसको रखते हैं अभी। I पता है 1.5 एम्पियर और T तो निकालना ही है। पहला तो आपको टाइम कैलकुलेट करना, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितने देर तक करंट फ्लो हुआ है, ठीक है। तो अब Z देखो कैसे निकालोगे। Z का डेफिनेशन किसी को याद है, क्या था Z का डेफिनेशन? Z का नाम क्या है, पहले बता दो। कांस्टेंट है ना Z, तो नाम तो था ना, एक केमिकल केमिकल इक्विवेलेंट, इसको डिफाइन भी किए थे कुछ 1 रख के। तो किसके लिए लिखवाया था डेफिनेशन? अपने लिए, मुझे याद करना था। आप इसको देख के नहीं बता सकते, अभी आप लोग इतने बड़े हो गए, इतने सारे आज तक इक्वेशंस देखे कि यहीं पे 1 1 पुट करो दोनों को, Z इज इक्वल्स टू W। तो यहां से डिफाइन नहीं कर सकते। केमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द सब्सटेंस व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास फॉर 1 सेकंड। ठीक है डेफिनेशन। अरे नहीं बना सकते क्या डेफिनेशन? हाँ, जैसे F इज इक्वल्स टू ma पढ़े हो आप लोग फोर्स, तो इसमें 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन करते थे? When mass of 1 kg is accelerated by 1 meter per second square, then the force is 1 Newton. ऐसा करते थे ना 1 1 पुट करके, बस वही तो यहाँ भी कर रहे हैं। आप I और T में 1 पुट कर दो तो Z का वैल्यू बराबर W हो जाएगा। ये चीज हम ना वहां भी करते थे रेजिस्टिविटी डिफाइन करने के लिए। R is equals to rho L by ये पढ़े हो ना भी आप लोग रिसेंटली। अब मुझे अगर रो को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? रो एक कांस्टेंट था अगेन व्हिच वाज नोन एज रेजिस्टिविटी। आप लेंथ को 1 मीटर ले लो, एरिया को 1 मीटर स्क्वायर ले लो, then resistivity is equal to resistance। बट कब? जब लेंथ ऑफ द वायर 1 मीटर है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। ऐसे हम किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए तो उसका नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी है ना। रो का एक और नाम क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इट इज अ रेजिस्टेंस ओनली बट स्पेसिफिक। एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ वायर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए उसकी वैल्यू स्पेसिफिक है। Am I clear? इस टाइप का किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप का डेफिनेशन हम 9 से पढ़ना चालू करते थे, अब तो 12th में आ गए हैं। अब हो जाएगा डिफाइन ये। देखो Z के डेफिनेशन से ही Z निकलेगा इस क्वेश्चन में। क्या था Z का डेफिनेशन? इट इज द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास फॉर 1 सेकंड। 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास फॉर 1 सेकंड मतलब चार्ज कितना हुआ? 1 कूलम। सब 1 1 है तो चार्ज भी तो 1 हो जाएगा ना, Q इज इक्वल्स टू IT। तो चार्ज कितना पास कर रहे हैं मतलब 1 कूलम। Z की वैल्यू आप अगर W के इक्वेट करते हो दैट मींस 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन पास्ड। है क्लियर? अब आ जाओ अपने इक्वेशन में। हमारा इक्वेशन क्या है? सिल्वर के इक्वेशन क्या होगा? Ag पॉजिटिव जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब Ag बनेगा, राइट। ये होगा इक्वेशन। इनके लिए अलग है, इनके लिए 2 और इनके लिए भी 2 है, राइट। तो Ag पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag बना। Ag का एटॉमिक मास होता है 108, उसका मोलर मास 108 ग्राम हो जाएगा। दैट मींस जब एक फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास कराए क्या हो गया? जब एक फैराडे इलेक्ट्रिसिटी हमने पास करी तब जाके 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होगा। एग्री? अगर आप सिल्वर नाइट्रेट में एक फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होगा, हाँ या ना? एक फैराडे मतलब 96,500 कूलम। 96,500 कूलम करोगे तब 108 ग्राम होगा। एग्री? तो एक कूलम में कितना होगा? वही Z का वैल्यू। समझ गए? अभी तो बात की ना Z का वैल्यू कब कैसे निकालते हैं? जब एक कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक कूलम ऑफ चार्ज पास हो रहा है। तो हमने इस इक्वेशन से जान लिया कि 96,500 कूलम में 108 ग्राम डिपॉजिट होता है, तो एक कूलम में कितना होगा? 108 अपॉन 96,500। यही आपकी Z की वैल्यू है। Am I clear? तो डेफिनेशन बस ऐसे याद करने के लिए नहीं लिखा, उसको अपन यूज भी ऐसे कर सकते हैं। तो यहां से Z निकल जाएगा, यहां पुट करो तो Z का अपन एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं कि Z इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे। एक्चुअली 108 है ना, और सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट भी 108 ही होगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन।
मैं क्लियर? इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाले थे? एटॉमिक वेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसका एटॉमिक वेट 108 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही गेन कर रहा है, मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक वेट के बराबर होगा। है ना क्लियर? हाँ बोलो। तो यहाँ पर Z निकालने के लिए अगर वो 1 वाला हम कंडीशन यूज कर रहे हैं तो I और T को मतलब T कुछ ऐसी वैल्यू रखते हैं कि IT 1 आ जाएगा, तो उससे Z की वैल्यू 1.45 हो जाएगी। अगर W और Z को इक्वल करना है तो इससे अगर 1.5 है उसमें 2/3 इग्नोर पर करेंगे। अपन को तो टाइम निकालना ही है, तो T की अपन वैल्यू क्यों पुट करेंगे? तो assume करके जैसे वो T रहता है कुछ X को 1 या 100 तो अगर यहाँ पर कर सकते हो, पर वही आंसर आएगा। मतलब आप ऐसा ले लो, आपको फिर T 1/1.5 लेना पड़ेगा, तब तो 1.5 कैंसिल होगा। 2/3 से हो जाएगा। हाँ, तब Z की वैल्यू जो ये आएगी ना, वो इससे भी वही आएगी। एक बार चेक करना है इस चीज को, ठीक है? पर ऐसे आप Z निकाल सकते हो। क्लियर है? चलिए बाकी बन जाएगा। एक बार अगर Z निकल जाएगा आपका तो T निकल जाएगा, समझ रहे हैं? उसके बाद आपको बस क्या करना है, W1/W1 आपको पता है कितना है, Ag का मास 1.45। W2 पहले आप कॉपर का निकाल लो, इज इक्वल एक्चुअली टाइम और बाकी दो क्वेश्चन है ना, उसका कोई रिलेशन नहीं है। आप अगर टाइम नहीं निकल रहे थे तो एटलीस्ट कॉपर और जिंक का मास तो निकालते। उसमें तो हमारे पास एक ही इक्वेशन है ना, क्या? W1/W2 इज इक्वल्स टू E1/T2। अब सिल्वर का W1 ले लो, 1.45 ग्राम डिपॉजिट करना है, अपॉन W2 मुझे कॉपर के लिए निकालना है, ठीक है? तो इसका इक्विवेलेंट वेट 108 हो गया सिल्वर का। ऊपर सिल्वर का लिखा है, नीचे कॉपर का लिखा है ना क्लियर? और कॉपर का इक्विवेलेंट वेट क्या? कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5। जिंक का उल्टा होगा, 5 और 3 स्वैप हो जाते हैं तो 65.5। याद रखना, कॉपर का 63.5 एंड जिंक का 65.3, याद रहेगा। तो कॉपर 2 पॉजिटिव होता है ना, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? 63.5 डिवाइड बाय 2, यानी कि 31.75 होगा। तो यहां से आपका W2 निकल जाएगा। मतलब टाइम निकालना अलग क्वेश्चन है एंड दोनों के मासेस निकालना अलग क्वेश्चन था, समझ रहे हैं? तो टाइम के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में अपन समझ रहे कि Z कैसे निकालना है। बाकी ये दोनों तो निकल जाएगा आसानी से, अपना W1/W2 = E1/E2 करके, समझ रहे हैं? अब सेम चीज जिंक के लिए निकालने के लिए आप क्या करोगे? अगेन W1 को सिल्वर ही रहने देना, E1 आपका सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। अब W2 के लिए क्या होगा? वो आपका जिंक का मास, और यहाँ पे आ जाएगा आपका जिंक का इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है? हो जाएगा अभी क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन डाल लो। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद जब हम एक इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें एनोड कैथोड में क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये होता है इस स्टेटमेंट का मतलब। समझ में आ रहा है? अन्वेषा एंड सानिया, आप लोग हो? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चंस क्लियर है सारे? Yes, sir. ठीक है, ये मैं पीडीएफ Yes, भेज sir. दूंगा, अगर नोट कर लेना भी, नोट करने का टाइम नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? इसमें लिखना द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट formed after the electrolysis of an electrolyte, the product formed after electrolysis of an electrolyte depends upon two factors, depends upon two factors, depends upon two factors. First लिखना, first the nature of electrode, the nature of electrode, the nature of electrode, and second लिखना nature of electrolyte, यानी कि the material being electrolyzed. इलेक्ट्रोलाइट का ही तो इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं ना, हमें इलेक्ट्रोलाइट को ही ब्रेक करना है, राइट? तो दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा,
एक इलेक्ट्रोड कौन सा ले रहे हो आप लोग, और एक आप इलेक्ट्रोलाइट क्या लिए हो, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, पहले लिखना एग्जांपल नीचे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड, लेड ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PbBr2, और ब्रैकेट में मॉल्टन लिख लेना, मॉल्टन लेड ब्रोमाइड ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन लेड ब्रोमाइड, ब्रैकेट में PbBr2, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोलाइट आपका लेड ब्रोमाइड है, ठीक है। मतलब वो कंटेनर में जो नीचे पड़ा रहेगा वो आपका लेड ब्रोमाइड होगा, और हम इलेक्ट्रोड डालेंगे, हो सकता है ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड हो या प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड हो, ठीक है। तो नीचे लिखना, इन molten state, in molten state, in molten state, PbBr2 exists as, PbBr2 exists as Pb2 positive and Br negative, Pb2 positive and Br negative, ये दो आयंस ये है, मॉल्टन है ना, एक्वस नहीं है, ठीक है। फुल स्टॉप। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, on passing electricity, on passing electricity, Pb2 पॉजिटिव जो कैटायन है वो जाएगा कहां, कैथोड की तरफ। On passing electricity, Pb2 positive move towards cathode and Br negative move towards anode, and Br negative move towards anode। अब ये आपका Pb2 पॉजिटिव जब कैथोड की तरफ जाएगा तो कैथोड में तो रिडक्शन होता है, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये Pb2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Pb बन के डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो रहा है आपका एट कैथोड, ठीक है। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिले कहां से, Br से। जब एनोड में आपका Br नेगेटिव जाएगा तो वो वहां पे Br और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, समझ रहे हैं। बाकी आप बैलेंस करोगे इक्वेशन तो आप पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट, तब आपका कंप्लीट इक्वेशन, तभी आपको ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना। वरना यहाँ तो अभी ऐसा दिख रहा है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया, ठीक है। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन बना है एक्चुअली क्या है, वो ब्रोमीन का वो 1 इलेक्ट्रॉन है जो ऑड नंबर में, जो अभी पेयर्ड नहीं हुआ, ठीक है। ये वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन मत समझना, वरना ब्रोमीन में तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जस्ट लाइक क्लोरीन आयोडीन, तो वहां पे भी आपके 7 होंगे, बट एक दिखाने का कारण है कि वो एक अनपेयर्ड, बाकी तो 6 आपके पेयर में होंगे, एक अनपेयर्ड, ठीक है। अब ये Br नेगेटिव एक और, सॉरी Br आपका बोल सकते हो उसको फ्री रेडिकल बोल लो, ठीक है, प्लस एक और Br क्या मिलकर क्या बनाएगा, Br2 गैस, ठीक है। मतलब एनोड में आपको ब्रोमीन गैस मिलेगी, ठीक है, और यहाँ आपको लेड मिलेगा डिपॉजिट। ये रिएक्शंस देख लो, ये रिएक्शन होंगे मॉल्टन लेड ब्रोमाइड के, ठीक है। तो इसमें हर पीबी के लिए 2 Br रहेंगे ना, तभी उस तभी मैं बोला ना, इसको अपन बैलेंस करेंगे, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आप फाइनल इक्वेशन लिख पाओगे कि Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 Br नेगेटिव, ऐसा आएगा पूरा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जी हाँ, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे, ओवरऑल इक्वेशन तो आपको यही दिखेगा, Pb प्लस Br2, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 निकले वो यहाँ यूज हो गए, तो इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाता है रिएक्शन। ये ओवरऑल रिएक्शन है जो मैंने नीचे लिखा है ना, दिस इज ओवरऑल रिएक्शन। सेम काम आप मॉल्टन NaCl के साथ भी कर सकते हो, सेम रहेगा। एक तरफ आपको Na डिपॉजिटेड मिलेगा और दूसरी तरफ क्लोरीन गैस मिलेगी, ठीक है। ठीक है, ये 2 फैक्टर्स अभी अपन लिखे थे कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो पहले इसका लिखना,
फर्स्ट साइड डालना, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, कैसे इलेक्ट्रोड के टाइप के कारण आपका प्रोडक्ट डिफर करेगा। तो ये वाला लेकिन समझ नहीं आया, बीआर और बीआर क्यों मिलेंगे जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को पीबी को दे रहा है, तो आपस में क्यों बीआर गैस बन जाएंगे? ये सेकेंडरी चेंज है ना, ये बीआर भी अपने फॉर्म में इस तरह नहीं रहेगा ना अपने एटॉमिक स्टेट में, वो भी एक मॉलिक्यूल बनाएगा। तो बीआर अकेले, जैसे सीएल अपन कभी भी अकेले नहीं रखते, वो हमेशा एक और सीएल के साथ मिलकर सीएल2 बनाएगा, या फिर किसी और कोई भी एक फ्री रेडिकल अकेला नहीं रहेगा, ये एक अटैकिंग रिएजेंट रहता है, ये जाके किसी ना किसी को तो अटैक करेगा ही। अगर वो इसके साथ मिल गया तो बीआर2 मिल जाएगा, अगर वो वापस इलेक्ट्रॉन के पास चला गया तो हो सकता है वापस बीआर भी बन जाए, वो भी चीज पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये कैथोड एनोड पे नहीं हो रहा है ना, ये अलग हो रहा है। हाँ ये एनोड के बाद तो बाहर हो रहा है, पर अल्टीमेटली आपको बीआर2 ही निकलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये स्टेबल नहीं रहेगा अपने आप में, ये अल्टीमेटली सेकेंडरी चेंज करके बीआर2 बनेगा। तो आप अल्टीमेटली बीआर ये नहीं बोलोगे, यही बोलोगे कि एनोड में ये बन रहा है। ठीक है, चलो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जो इलेक्ट्रोड लिखे ना कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड से कैसे प्रोडक्ट चेंज हो सकता है, तो नीचे लिखना, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ electrolysis of aqueous copper sulfate. Let us take an example of electrolysis of aqueous copper sulfate. हम aqueous copper sulfate का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट ई डाल के लिखना, पहले अपन यूज करेंगे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, यूजिंग लिख लेना सामने, यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड, ये इलेक्ट्रोड्स आपके इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इनर्ट मतलब जो रिएक्ट नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे प्लैटिनम सिर्फ एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर या तो सिंक, मतलब ये एक तरह का सिंक जैसा काम करेगा या सोर्स जैसा काम करेगा। सिंक सोर्स समझते हैं ना, सोर्स मतलब जहां से मुझे चीज मिल रही है वो सोर्स हो गया, और सिंक मतलब जहां मैं चीज दे रहा हूँ वो सिंक हो गया। सिंक बोलते हैं ना, वो बेसिन को भी सिंक बोलते हैं अपन, क्योंकि वहां से पानी नीचे जाएगा, तो एक पैसेज टाइप का है। हाँ एक पैसेज हो गया। मतलब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स इस केस में सिर्फ एक सोर्स और सिंक की तरह काम कर रही है। हाँ मतलब ये बस इलेक्ट्रॉन दे रही है, वो भी इलेक्ट्रॉन इनके खुद के नहीं है, ये एक सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है ताकि आपका रिएक्शन हो सके। कोई एक आए इलेक्ट्रॉन प्लैटिनम में छोड़ के चला जाए, कोई दूसरा आए उससे इलेक्ट्रॉन ले ले, समझ रहे हैं? तो इनर्ट इलेक्ट्रोड का यही रोल होता है। ठीक, नीचे लिखना, यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड मींस, यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड मींस we are using an inert electrode, we are using an inert electrode, we are using an inert electrode which will act, which will act, which will act only as source or sink for electrons, which will act only as source or sink for electrons, for electrons. इलेक्ट्रोलाइट में जो मेटल आइटम है उसी मेटल का इलेक्ट्रोड नहीं ले सकते ना, जैसे यहाँ इलेक्ट्रोलाइट पर का CuSO4 ले सकते हैं, मैं अभी कॉपर भी लेके बताऊंगा, पर दोनों समय प्रोडक्ट अलग अलग बनेगा। वही तो अपना टॉपिक है कि इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट डिफर करेंगे अगर मैं इलेक्ट्रोड अलग अलग लूं। ठीक है, जैसे अब यहाँ क्या हो, देखो आपने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लिया, आपके पास आयन कौन कौन से, ये है ना अपना इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट, तो Cu2 पॉजिटिव, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, ये हमारे पास चार, दो कैटायंस एंड दो आपके एनायंस। ठीक है, अब आपका कैथोड में ये कॉपर 2 पॉजिटिव जाएगा, ये नहीं जाएगा क्योंकि अपन उस चीज को सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे जो अलग है ना आपका, इन दोनों में किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। फिलहाल इस एग्जांपल के लिए ना ये समझो कि कॉपर 2 पॉजिटिव गया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और बन गया कॉपर। ठीक है, तो ये हो गया कॉपर आयन के लिए सोर्स, प्लैटिनम इज अ सोर्स फॉर कॉपर आयन,
जहां से उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिला और वो कॉपर बन गया। क्लियर है? अब एनोड में इन दोनों में OH नेगेटिव जाके कर पाएगा, यहाँ पे ये कर पा रहा था। OH नेगेटिव जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन होना है। यहाँ रिडक्शन था तो इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, बट यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, राइट? ऐसा कुछ होगा? ये 1 नेगेटिव है ना, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो OH बन जाएगा। अगेन आपका OH अनस्टेबल है, तो ऐसे 4 OH मिलके 2 पानी के मॉलिक्यूल बना देंगे। बनेगा, देखो कम बन रहा है और साथ में एक ऑक्सीजन। अभी ठीक है, बैलेंस है। तो ये रिएक्शन होगा जब मैं प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड लूंगा। तो हियर प्लैटिनम इज बिहेविंग लाइक अ सोर्स एंड हियर प्लैटिनम इज बिहेविंग लाइक अ सिंक। OH नेगेटिव आया, इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया। Cu2 पॉजिटिव आया, इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, Cu बन गया। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे प्लैटिनम रिएक्ट नहीं कर रहा है बिकॉज इट इज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब अगर इसी की जगह मैंने कॉपर के इलेक्ट्रोड दिए, जैसे आप बोल रहे हो ना, जैसे हम किए भी हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हम कॉपर सल्फेट का ही, मतलब कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट देते हैं और कॉपर के ही इलेक्ट्रोड्स भी देते हैं। अब क्या होगा आपका, अगर कॉपर इलेक्ट्रोड है तो देखो कैटायन, कैथोड में तो सेम रिएक्शन होगा, देयर विल बी नो चेंज इन कैथोड। Cu, क्योंकि कैथोड तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो Cu2 पॉजिटिव जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cu बन जाएगा। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा इन कैथोड। बट एनोड ये मैं बताऊंगा आपको, वो अपना सेकंड फैक्टर है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसको बताऊंगा अभी, होल्ड कर रखो इसको, है ना। तो कॉपर 2 पॉजिटिव गया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, कॉपर बन गया, राइट। एनोड में अब चेंज हो, एनोड क्या करेगा, एनोड खुद कॉपर का ही बना हुआ है। अब पहले एनोड प्लैटिनम का बना था, कैथोड भी प्लैटिनम का बना था, बट अब एनोड कैथोड आपके कॉपर के ही है। तो अब एनोड क्या करेगा, एनोड का कॉपर निकल के कॉपर 2 पॉजिटिव बनेगा। ये फर्क आएगा, मतलब अब आपको एनोड में जो पहले मिल रहा था अब वो नहीं मिलेगा, एनोड में रिएक्शन कुछ और होगा। तो ये डिपेंड करेगा कि हमने इलेक्ट्रोड कौन सा लिया है, प्रोडक्ट उस पर डिपेंड करेगा। एक फैक्टर ये होता है, समझ रहे हैं? हाँ, तो यही तो था आपका इलेक्ट्रोड रिफाइनिंग। देखो क्या था इलेक्ट्रोड रिफाइनिंग, ध्यान देना। हमने एक बीकर लिया था बड़ा, ठीक है, यहाँ पे आप प्योर कॉपर का 4 बार ले लिए, ठीक है, और साथ में इम्प्योर कॉपर। मुझे एक्चुअली उस इम्प्योर कॉपर को प्योर बनाना है, तो इम्प्योर कॉपर इज टेकन एज एनोड एंड प्योर कॉपर इज टेकन एज कैथोड। ये सब कैथोड है और ये सब आपके एनोड है। समझ रहे हैं क्या? जितना भी ये जो बड़ा बॉक्स बनाया ना मैंने, ये प्योर है, समझ, यहाँ पे प्योर लिख भी देता हूँ, ठीक है। और जितने भी छोटे वाले बनाए मैंने, ये इम्प्योर है और उनको मैंने क्या बनाया है, एनोड। अब यहाँ पे क्या रिएक्शन होता था, जितने भी यहाँ के आपके कॉपर हैं, ये कॉपर बाहर निकल के Cu2 पॉजिटिव में चेंज हो जाता था और यही Cu2 पॉजिटिव इसमें आपके डिपॉजिट होता था। जितना भी इंप्योरिटीज होगा वो एज अ मड नीचे डिपॉजिट होता था। ये रिएक्शन था आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का। इस तरह से हमने पूरे इम्प्योर कॉपर में से कॉपर को निकाल के प्योर में चढ़ाते गए। एक टाइम आएगा कि ये पूरा खत्म हो जाएगा और ये मोटा हो जाएगा। समझ रहे हैं? यहां भी वही चीज हो रही है। एक 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 कॉपर इलेक्ट्रोड में कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है धनाधन, है ना, और दूसरा कॉपर इलेक्ट्रोड खुद डिसॉल्व होते जा रहा है। तो टाइम टू टाइम आपको एनोड चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एनोड टाइम टू टाइम खत्म होते जाएगा, बिकॉज एनोड अपने आप पे डिसॉल्व हो रहा है। यहाँ पे प्लैटिनम जैसा था वैसे ही रहेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? दोनों चीज समझ में आ रही है कि अगर इलेक्ट्रोड चेंज करते हैं ना, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड आपस खुद रिएक्ट नहीं करेगी, तो उसका कोई रिएक्शन में पार्ट नहीं है। हमने यहाँ पे कहीं पे भी पीटी नहीं लिखा है, प्लैटिनम में लिखा है। बट अगर आप एक इनर्ट इलेक्ट्रोड की जगह एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लेते हो तो वो भी रिएक्शन में पार्ट लेगी। क्लियर है? तो पहला वाला जो लिखे ना उसको लिख लेते हैं नीचे। सर ये इनर्ट में कैसे कैटेगराइज करते हैं मेटल को? अपने जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो फिर सिल्वर को तो बेस्ट होना चाहिए ना, क्योंकि क्या? हाँ, सिल्वर भी ले सकते हैं, मतलब कंडक्टेंस के हिसाब से बेस्ट सिल्वर होगा। हाँ, बट एक्सपेंसिव नेचर के कारण अपन कम यूज करते हैं उसको। ठीक है, चलिए लिखो उसके नीचे हेडिंग डाल दिए थे ना अपन, कॉपर इलेक्ट्रोड, सॉरी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड
लास्ट क्या लिखे थे? सिंक फॉर इलेक्ट्रॉन, सिंक फॉर इलेक्ट्रॉन, सिंक फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर से के लिखना the electrode will not participate, अच्छा वो तो लिख चुके हो ना, does not participate in the chemical reaction and act as sink, ठीक है। बस फिर ये रिएक्शन लिख लो, ओके। तो वो चार के लिए हाँ, ये पहले 4 आयन लिख लेना, कैथोड में ये होगा, एनोड में ये होगा, इतना लिख लो पहले। अभी यही पार्ट लिखना है, इसके लिए मैं अलग फिर एक लाइन लिखवाऊंगा ना यहाँ पे। हाँ, तो वो तो बहुत ज्यादा जमा हो जाएगा, तो आप उसको रिमूव कर। तब बाहर में यही करते हैं। हाँ, तब इसी को तो अपने इलेक्ट्रोड डिफाइनिंग बोलते हैं। आप एक क्रूड कॉपर को, इम्प्योर कॉपर को प्योर करते हैं यूजिंग दैट मेथड। तो उसको हाँ, मेटलर्जी में 10th में अगर उसमें से हट गया होगा तो 12th का तो मेटलर्जी वैसे ही हटा हुआ है, तो 10th में ही पढ़ना था वो पार्ट एक्चुअली, बट वो उस समय वो भी हट गया, तो वो हट ही गया, तब वो कभी पढ़ोगे ही नहीं, ऐसा हो गया। लेकिन 10th में सिलेबस रिडक्शन के कारण हटा, और 12th में भी हट गया। हमने कहीं हटा था, नहीं हट गया था तो नहीं। डन दिस, ठीक है। अब सेकंड लिखो, प्योरीफाई करने के लिए भी प्योर इलेक्ट्रो प्योर कॉपर लगेगा, ठीक है। बताओ, अल्टीमेटली ये इम्प्योर पूरा प्योर में चिपकता है, ये पूरा प्योर पहले से ही था, कुछ बन जाता है। फिर इलेक्ट्रोलिसिस में नेगेटिव वाले को कैथोड क्यों बोलते हैं लोग? तो अगर कुछ कंफ्यूजन मतलब उसमें अलग बोल रहे हैं, इसमें अलग बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो नेगेटिव है, एनोड ही बोल रहे हैं। नेगेटिव है इसलिए कैथोड बोल रहे हैं, वहां पे नेगेटिव। एनोड बोलते हैं ऐसा। देखो अब यहाँ आप ऐसा मतलब कि आप कैट आयन के हिसाब से इसको डिफाइन करो, तो आप ऐसा बोलोगे कि पॉजिटिव आयन इसमें जा रहा है तो अपन इसको कैथोड बोल रहे हैं, बिकॉज इट इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और कैट आयन इसके पास आ रहा है इसलिए कैट आ गया, एंड इलेक्ट्रोड का वो, इसके इसका नाम पड़ गया कैथोड। सेम चीज वहां भी हो रही है, वहां पे हाँ, वहां पे उल्टा हो रहा है, कैथोड आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा और एनोड नेगेटिव। ऐसा कुछ इसमें वो नहीं है, मतलब कंसेप्ट कि ऐसा क्यों है। लेकिन हम लोग वो वाले सेल को यूज करते हैं तो वो स्टैंडर्ड मान सकते हैं। हाँ, उसको अपन यूज करते हैं, ऐसा इलेक्ट्रिक्स होता है, उसको स्टैंडर्ड मान सकते हैं। चलो सेकेंड लिखना, कॉपर इलेक्ट्रोड। सेकेंड, यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। इसमें लिखो, if the electrode is reactive, if the electrode is reactive, if the electrode is reactive, comma, it participates in the electrode reaction, it participates in the electrode reaction, ठीक है। अब ये कॉपर वाले का रिएक्शन लिखो, तो इसलिए भी यही चारों लिखना। हाँ, सॉल्यूशन तो वही है ना, इलेक्ट्रोलाइट तो हमने दोनों में सेम लिया है। ठीक है, सेकेंड लिखना, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड के हमने देख लिया कि अगर इनर्ट होगा तो प्रोडक्ट अलग आएगा, और आपका अगर रिएक्टिव है तो प्रोडक्ट अलग होगा। ठीक है, बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। ये सीरीज आप लोग को देखी देखी लग रही है, ये क्या है टेबल? तो ये पूरा एक सिंगल है, मैंने इसको दो अलग पार्ट में किया, ये इसका कंटिन्यूएशन है ना, इसके बाद यही आएगा। ठीक है, इसको कहते हैं अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। दिस इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये आपने रेडॉक्स रिएक्शन में पिछली बार पढ़ा होगा कि आपने अगर सबका रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है, ये सबका रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है। अब रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है गौर मत देखना यहाँ पे। देखो, एक आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है जिसका अपन पोटेंशियल 0 कंसिडर करके चलते हैं, और इसके हेल्प से हम किसी भी और इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। मतलब ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंसेप्ट है। मान लो मैंने यहाँ पे जिंक को रखा, जिंक इन जिंक सल्फेट, ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिकल का पार्ट है ना। ये एक बीकर है मेरा जिंक इन जिंक सल्फेट, और दूसरा बीकर मैं ले रहा हूं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, इसको बोलते हैं अपन SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, जिसके पोटेंशियल को हम 0 कंसिडर करते हैं। अब इनके बीच में हमने सॉल्ट ब्रिज भी लगा दिया, और यहाँ पे इन दोनों को हमने कनेक्ट भी कर दिया, इन दोनों के इलेक्ट्रोड को। तो यहाँ पे आपका करंट फ्लो होना चालू कर जाएगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। मैंने फर्स्ट क्लास में थोड़ा बेसिक बताया था ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। अगर आप एक बीकर में ऑक्सीडेशन करवाओ, दूसरे बीकर में रिडक्शन करवाओगे, तो क्या होगा? वो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएगा, और करंट प्रोड्यूस होना चालू होगा फ्रॉम हियर टू हियर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है फ्रॉम हियर टू हियर। जिंक का होगा ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का होगा रिडक्शन। मतलब हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? अब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी जनरेट होगा ना। ये आपका जो इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। तो आप अगर इनके बीच में एक वोल्ट मीटर रखते हो, वोल्ट मीटर जानते हो? एक वोल्ट मीटर मतलब वो एक आपके दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करके बताएगा, आपको रीडिंग देगा। तो मतलब ये जो रीडिंग देने वाला है वो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है। एग्री? यहां तक समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या? अगर मैं VAB को पोटेंशियल डिफरेंस बोलूं, उसको आप क्या बोलते हो? VA माइनस VB बोलते हो? VAB को VA माइनस VB बोला जा सकता है, मतलब हाँ ठीक है, वो नेगेटिव पॉजिटिव है, बाकी कुछ वो नहीं, मतलब ठीक है। मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि दोनों का डिफरेंस होता है। एक पॉइंट का पोटेंशियल VA बोल दिया, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल VB बोल दिया, दोनों को माइनस कर दिए तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दोनों का। अब जो ये रीडिंग देने वाला है उसमें इसका पोटेंशियल तो पहले से हम 0 मान के चल रहे हैं, मतलब जो भी ये रीडिंग देगा वो इसी का पोटेंशियल होगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, क्योंकि इसका पोटेंशियल तो 0 है, मतलब मान लो VA 0 है, तो VB मुझे अगर निकालना है तो जो ये वैल्यू आएगी वही तो VB होगा। क्लियर? क्योंकि इसका पोटेंशियल 0 होता है, तभी हम सभी इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। इसलिए इसको अपन रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। रेफरेंस समझते हो ना? एक के रेफरेंस में मैं बाकियों का पोटेंशियल निकाल रहा हूं। पोटेंशियल समझते हो ना क्या होता है? इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, ऐसा बोलते थे ना अपन। ये आपका पोटेंशियल का डेफिनेशन, मतलब वर्क डन बोल सकते हैं। पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है ना, उसको कितना काम करना पड़ रहा है, दैट इज पोटेंशियल। तो जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम निकाल लेंगे जब मैं जिंक को हाइड्रोजन का कनेक्ट करूंगा। और जिंक का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इस पोटेंशियल को अपन नाम देंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। है ना क्लियर? क्या तक समझ में आ रहा है? फिर से रिपीट कर रहा हूं। हमने एक इलेक्ट्रोड लिया जिसका मुझे पोटेंशियल निकालना था, साथ में मैं ऐसा इलेक्ट्रोड लूंगा जिसका पोटेंशियल मुझे पता है, तभी दोनों का डिफरेंस जो रीडिंग में आएगा हमको दूसरे का पोटेंशियल, अननोन वाले का पोटेंशियल निकल जाएगा। एम आई क्लियर? ठीक है। अब अगर हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में उस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हुआ है, देन दैट पोटेंशियल इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आपको वो रिएक्टिविटी सीरीज याद है? हाइड्रोजन के ऊपर होता है जिंक। एम आई क्लियर? ये पता है? हाइड्रोजन के ऊपर होता है जिंक, बट हाइड्रोजन के नीचे कॉपर होता है। अगर मैं यहाँ पे कॉपर ले लूं इलेक्ट्रोड, तो अब देखो, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो कॉपर का रिडक्शन होगा और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मैं हाइड्रोजन को यहां लिया हूं, हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ, तो हर बार हाइड्रोजन का रिडक्शन नहीं होगा। आप देखो, जैसे अगर मैं कॉपर और जिंक लेता हूं ना, एक तरफ कॉपर का इलेक्ट्रोड है,
एक तरफ जिंक का इलेक्ट्रोड है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का रिडक्शन होगा। हालांकि दोनों ही मेटल है और मेटल का टेंडेंसी तो ऑक्सीडेशन का होता है, हमें पता है। मेटल का डेफिनेशन ही होता है कि मेटल आर द एलिमेंट्स व्हिच हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्सीडेशन। बट कॉपर क्योंकि एक ज्यादा पावरफुल मेटल के साथ है, इसलिए उसके सामने वो रिडक्शन शो कर रहा है। बट अगर कॉपर का सेल आप सिल्वर के साथ बना दो जो कि कॉपर से कम रिएक्टिव है, तो अब कॉपर में ऑक्सीडेशन होगा और सिल्वर में रिडक्शन होगा। मैं क्लियर, मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? वही चीज ना यहाँ भी होगी, मतलब जिस इलेक्ट्रोड का हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके पोटेंशियल को हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे, और जिसका हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में रिडक्शन हो रहा है उसके लिए हम उसको रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, बट रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं साइन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि प्रोसेस ही अपोजिट है ना। तो अगर इसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर एग्जांपल लेट्स से प्लस 0.80 वोल्ट आता है, बस ऐसी रैंडम वैल्यू ले रहा हूं, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.80 वोल्ट हो जाएगा। अब ये जो टेबल बनी है ना, ये एक्चुअली इन सब का रिडक्शन पोटेंशियल ही। क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल 2.87 वोल्ट होता है, कोबाल्ट का रिडक्शन पोटेंशियल 1.81 वोल्ट होता है। हमें पता है कि कोबाल्ट का हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन होगा, कोबाल्ट इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो जब मैं कोबाल्ट को लूंगा एक तरफ और हाइड्रोजन को लूंगा दूसरी तरफ, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन होगा और हाइड्रोजन का रिडक्शन। तो जो पोटेंशियल रीडिंग होगी उस समय वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगी, बट यहां लिखी जा रही है सबकी रिडक्शन पोटेंशियल, तो वो वैल्यू आ रही होगी माइनस 1.81, यहां लिखे हैं प्लस 1. तो ये टेबल में सबका रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है। एम आई क्लियर, समझ में आ गया सबको? तो मैं स्टार्ट किया, आपका पोटेंशियल क्या होता है, हम हर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ SHE, क्योंकि उसका पोटेंशियल हम जीरो मानते हैं, इसलिए हम उसके रेफरेंस पे सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। अब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, है क्लियर? और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा होगा उनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, है क्लियर? तो ऐसे ये टेबल डिजाइन हो गई। अब इस टेबल का सिग्निफिकेंस क्या है, काम क्या है इस टेबल का? तो बड़ा सिंपल सा है फंडा कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है ना उसका रिडक्शन होगा, दैट्स इट। मतलब उसकी रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, रिड्यूस होने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ, ये पूरा टेबल रिलेटिव है। जैसा भी अपन देखे ना, कॉपर जिंक के साथ कैथोड की तरह बिहेव कर रहा था, बट वही कॉपर सिल्वर के साथ एनोड बन गया, रिलेटिव। समझ रहे हैं? जो कॉपर जिंक के साथ कैथोड था अब वो सिल्वर के साथ एनोड बन गया है। तो रिएक्टिविटी उसका कारण है, हाँ, वो रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से ये भी बना हुआ है। आप समझना इस चीज को। देखो अभी मैंने क्या क्या एग्जांपल लिया, मैंने जिंक लिया, कॉपर लिया और सिल्वर लिया ना। अब जिंक और कॉपर की वैल्यूज को ऑब्जर्व करना। कहाँ है देखो, हाँ ये लास्ट में कॉपर है ना, इसका वैल्यू देखो कितना है, 0.34 है, दिख रहा है ना सबको? कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बनता है, ये रिडक्शन रिएक्शन ही तो है। कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब रिडक्शन हुआ, और क्या बना कॉपर, उसका वोल्टेज कितना दिख रहा है, 0.34 वोल्ट। ये कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है? इसको अपन डिनोट ऐसे करते हैं, ई नॉट, नॉट मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है ना। अब जिंक को ढूंढो, जिंक का है माइनस 0.76, राइट? इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है कॉपर का, तो कॉपर रिड्यूस होगा, जिंक ऑक्सीडाइज होगा। समझ रहे हैं? मतलब एक्चुअली पूछा जाता है कि आप अगर जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड सेल बना रहे हो तो जिंक को क्या किससे करें, मतलब जिंक क्या रहेगा आपका और कॉपर क्या रहेगा? तो जिंक विल बी एनोड क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन होगा, एंड कॉपर विल बी कैथोड क्योंकि उसका रिडक्शन होगा। अब कॉपर और सिल्वर देखो, सिल्वर कहाँ है देखो, यहाँ पर 0.80 और कॉपर का था 0.34। इसका मतलब कॉपर और जिंक, सॉरी कॉपर और सिल्वर में सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो सिल्वर विल गेट रिड्यूस्ड और कॉपर का ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है? कॉपर एक बार जिंक के साथ रिड्यूस हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि कॉपर हर बार रिड्यूस ही होगा। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते समय अपन ये भी ध्यान रखेंगे कि लेफ्ट वाला बीकर हमेशा एनोड होता है और राइट वाला बीकर हमेशा कैथोड होता है, ये भी प्रॉपर्टी है, ठीक है? लेफ्ट वाले में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और राइट वाले में रिडक्शन। तो जिंक कॉपर में कॉपर राइट में पड़ा होगा और कॉपर सिल्वर में कॉपर लेफ्ट में होगा। मैं क्लियर? लेकिन ये प्रॉपर्टी
क्या करते हैं, दूसरी साइड से लिखेंगे तो राइट लेफ्ट बदल जाएगा। हाँ बदल जाएगा, बट एक कन्वेंशन बनाने के लिए कि जस्ट लेफ्ट में पड़ा है तो हम समझ जाएंगे कि ये एनोड है और राइट में पड़ा है तो ये कैथोड। ठीक है, फिर तो हर चीज का कोड है, समझ रहे हो? जो मेरे लिए राइट है वो आपके लिए लेफ्ट है, तो आप इसको थोड़ा एनोड बोल लोगे, समझ गए? ठीक है, ओके। तो ये टेबल समझ में आ गई सबको? मतलब इस टेबल्स को देख के हम बता लेंगे कि अगर 2 इलेक्ट्रोड मैंने आपको दे दिए कि भैया ये 2 इलेक्ट्रोड बनाना है आपको, है ना, अब बताओ इसमें से कैथोड कौन सा होगा, एनोड कौन सा होगा, तो बना देंगे। राइट, अब ये टेबल क्यों अपन पढ़ रहे हैं? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका रिडक्शन होगा, अपन बोल रहे हैं। तो एक्चुअली जब भी हम कोई एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक्वा सॉल्यूशन में क्या होगा, एग्जांपल देखना, इसका एग्जांपल देखो। अभी ओवर पोटेंशियल क्या है उसको भूल जाओ, सोडियम और H पॉजिटिव मैंने क्या लिया है, आई हैव टेकन एक्वस NaCl, मतलब मेरे पास यहाँ पे 2 कैटायन, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव दिख रहा है, तो दोनों ही जाएंगे कैथोड की तरफ, बट दोनों में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन होगा, कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन। तो जिस दोनों में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो जाके रिड्यूस होगा। Am I clear? तो अब इन दोनों में दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल साइड में लिखा हुआ है, Na का -2.71 वोल्ट होता है और हाइड्रोजन का तो 0 मानते हैं, तो इसमें ज्यादा क्या हुआ, माइनस है ना भाई, वो मतलब रिडक्शन ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, हाइड्रोजन का, इसलिए हाइड्रोजन जाके डिपॉजिट होगा, ना कि Na। समझ में आ रहा है? हाँ, ऑक्सीडेशन में उल्टा होगा। देखो अभी भी इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है, क्लोराइड का रिडक्शन पोटेंशियल ये दिया हुआ है एंड आपका जो हाइड्रोक्साइड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ये दिया हुआ है। ठीक है, रिडक्शन के समय तो हमको क्या देखना है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस होगा, बट ऑक्सीडेशन वाले में क्या करना है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि उल्टा भी तो ट्रू है ना, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तो रिड्यूस होगा, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो तो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। तो अब इन दोनों में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा ना वो जाके ऑक्सीडाइज होगा। Am I clear? तो रिडक्शन पोटेंशियल अगर ज्यादा है तो रिड्यूस वही होगा, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो वो ऑक्सीडाइज। ऐसे हम डिसाइड करेंगे, केवल याद या फिर आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि E0 फॉर दिस इज दिस, E0 फॉर दिस इज दिस, ऐसा दिया रहेगा पेपर में, लेकिन नहीं याद कर सकते ना पूरा टेबल। हाँ आप जिंक कॉपर सिल्वर ये तो याद रख सकते हैं, बट सारी चीजें याद नहीं रख सकते, समझ रहे हैं? ठीक है, बट यहाँ भी एक चेंज है थोड़ा सा, जो ओवर पोटेंशियल लिखा हुआ है ना उसका भी एक मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं इसको लिखवा नेक्स्ट क्लास में दूंगा, कंसेप्ट समझा रहा हूँ ओवर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। ओवर पोटेंशियल नाम से क्या समझ में आ रहा है, पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब टेबल में मुझे इसका पोटेंशियल 1.323 वोल्ट दिख रहा है, राइट? इसके हिसाब से आपको क्या लगता है क्या रिएक्शन होना चाहिए, दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल किसका कम है, इसका कम है ना, तो ये ऑक्सीडाइज होना चाहिए, बट एक्चुअली में ये नहीं होता ऑक्सीडाइज, ये रेड्यूस, मतलब ये रेड्यूस होना, रेड्यूस तो ऊपर हो गया ना, ये लोग तो ऑक्सीडाइज ही होने गए हैं, ये दोनों कहाँ गए हैं, दौड़ के एनोड के पास, ये दोनों आपके कहाँ गए हैं, एनोड के पास, तो ये तो ऑक्सीडाइज होने ही गए हैं, अब बस डिपेंड करेगा कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो ऑक्सीडाइज होगा। तो हमको ऐसे टेबल से दिख रहा है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल 1.23 वोल्ट है, तो उस हिसाब से इसको ऑक्सीडाइज होना चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। अब क्या होता है, देयर आर सम एक्सेप्शंस, कि जब ऑक्सीजन आपका गैस फॉर्म हो रहा है, देखो यहाँ पे अगर ये ऑक्सीडाइज होता है तो ऑक्सीजन गैस बन रही है, ये ऑक्सीजन गैस ना आपके इलेक्ट्रोड को घेर लेती है, जिसके कारण उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 1.23 ना होके 1.83 वोल्ट हो जाती है, इसी को ओवर पोटेंशियल बोलते हैं। मतलब जो जिस रेट से इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड में जा रहा है ना वो रेट कम हो जाता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। मैं बता रहा हूँ, मतलब अगर ये आपका बीकर है, यहाँ एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, ये मान लो कैथोड है, ये मान लो एनोड, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकल के यहाँ जाना है, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा उतना जल्दी यहाँ का आपका ऑक्सीडेशन होता रहेगा, समझ रहे? मतलब ये प्रोसेस जल्दी होगा, रिएक्शन फास्टर होगा जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, बट बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन नियर दीज इलेक्ट्रोड्स ये स्लो हो जाता है यहाँ से यहाँ जाने के, तो अब उसको और भेजने के लिए आपको पोटेंशियल और ज्यादा देना पड़ता है, उसी को हम ओवर पोटेंशियल बोलते हैं। मतलब एक्सपेरिमेंट आपने जो पीछे वैल्यू निकाला है वो टेबल में 1.23 वोल्ट दिया होगा, देखना
ये जो 1.23 वोल्ट है ना वो टेबल से याद देखना है। देखो ये ऑक्सीजन का 1.23 वोल्ट, बट ये तो वैल्यू हमने हाइड्रोजन को 0 मान के की है, माना है हमने, कन्वेंशन लिया है कि हाइड्रोजन का पोटेंशियल 0 होता है, बट दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तो उस चीज के लिए अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ओवर पोटेंशियल के कारण इसका जो पोटेंशियल है वो 1.83 वोल्ट होता है, जो कि इससे ज्यादा है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन होता है, मतलब आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, Cl2। ये वो क्लोरल्कली प्रोसेस है जहां पे NaCl का एक्वस सॉल्यूशन जब इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलिसिस उसका होता है तो बनता है NaOH प्लस Cl2 गैस एंड हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस वाला कंसेप्ट तो सिंपल था, वहां पे कोई ओवर पोटेंशियल वाला कंसेप्ट नहीं है, हाइड्रोजन तुरंत बन गई वहां पे, बट यहाँ पे आपको ओवर पोटेंशियल कंसेप्ट है, एक्स्ट्रा पोटेंशियल हमको देना पड़ेगा जहां पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज मोर देन द सॉरी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज लेस देन द एक्चुअल वैल्यू, ये एक्चुअल वैल्यू है। हाँ हर बार, बट देखो वो टेबल को आप झुटला नहीं सकते ना कि टेबल से हमने 1.23 वोल्ट वैल्यू ली है, तो इसलिए कंसेप्ट नया लिया है ओवर पोटेंशियल कि कुछ में हमको ओवर पोटेंशियल भी मिलेगा, ठीक है। ओवर पोटेंशियल तो फिर हमको हर सॉल्ट के एक्वा सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस में हाँ मिलेगा, क्योंकि हर सॉल्ट के एक्वा सॉल्यूशन में पानी होगा और उसमें हर में ऑक्सीजन होगा। तभी एक्सेप्शन क्यों है सारे हो रहा है। नहीं ऑक्सीजन के लिए वो एक्सेप्शन है ना, और हर बार हम एक्वा सॉल्यूशन क्यों लेंगे, हम मेल्ट भी ले रहे हैं। हाँ, और अगर हम किसी और का सॉल्यूशन बना रहे हैं उसका कोई अपना इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ, तब ये चीज बोल सकते हैं, मतलब एक्चुअली वो वैल्यू हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में आएगी, तो उसको भी आप गलत वैल्यू नहीं बोल सकते, क्योंकि वो भी हमने वोल्ट मीटर से रीड करके लिखी है, क्योंकि बाकी वैल्यूज भी तो वैसी लिखी हुई है ना। इस केस में हम देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा पोटेंशियल हमें देना पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन को भेजने के, तो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय ओवर पोटेंशियल, ठीक है। तो इसका कंटेंट अपन नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे, ठीक है। बाकी अपन आज इलेक्ट्रोड के बारे में लिख लिए हैं, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिड्यूस होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, आप लोग रुकना फिजिक्स